पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर जेपी नड्डा के जवाब ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अब जेपी नड्डा और बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल जेपी नड्डा ने अपने पत्र में बीजेपी नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताने और खेद जताने के बजाय एक तरह से उनके बयानों को सही ठहरा दिया, जिस पर अब कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जिन्होंने 17 वर्षों तक उन्हें भेजे गए सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत पत्रों का जवाब दिया, जैसा कि उनके चुनिंदा कार्यों के 100 से ज्यादा वॉल्यूम प्रमाणित करते हैं। वहीं रमेश ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि मुझे लगता है कि स्वघोषित परमात्मा के अवतार कुछ अलग ही होते हैं। बता दें कि राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों को लेकर खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा था, लेकिन इसका जवाब जेपी नड्डा की तरफ से आया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपने पत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं को घेर लिया। यानी नड्डा के पत्र ने अब बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवादा जिले के ददौर स्थित कृष्णानगर दलित बस्ती में 80 घरों को फूंक दिया गया। घटना की वजह भूमि विवाद को बताया जा रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा था कि अचानक दबंगों ने दलित बस्ती पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि देर रात अचानक 100 से ज्यादा लोगों ने बस्ती को घेर लिया। पीड़ित लक्ष्मीनिया देवी ने बताया कि हम लोग की बस्ती सरकारी जमीन पर है। गांव के कुछ दबंग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने साथियों के साथ आया और इस घटना को अंजाम दिया। बहुत नुकसान हुआ है। नवादा प्रशासन ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों को फूंक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला फूंक देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की आवाज और गोलियों की गूंज से वंचित समाज की गुहार बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाएं। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहिम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही हैं। आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। दिल्ली में नई सरकार के साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये पार्टी का दलित चेहरा है। अगले 3 से 4 महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में एक दलित चेहरा शामिल कर रही है। दिल्ली में इनके मतदाता बड़ी संख्या में हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर 21 सितंबर 2024 को आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाने की तिथि प्रस्तावित की थी। इस पर पार्टी ने भी अपनी सहमति जता दी। बिहार की राजनीति में उथल पुथल दिखाई दे रही है। एक तरफ वक्फ बिल, लेटरल एंट्री और जाति जनगणना को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का रुख अलग दिखाई दे रहा है, तो नीतीश कुमार के करीबियों पर कसते केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार की करीबी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के गया स्थित ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है। एपी कॉलोनी में बने मनोरमा देवी के आवास पर सुबह 4 बजे छापेमारी हुई। एनआईए ने उनसे लंबी पूछताछ की। घर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की खबर भी सामने आई है। वैसे एनआईए की तरफ से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि छापेमारी को लेकर जेडीयू में बेचैनी दिखाई दे रही है। जुलाई में भी जेडीयू नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जहां एनआईए जेडीयू नेता के घर छापा मार रही थी, तो अचानक ही तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी के सांसद विधायकों की बैठक बुला ली। इसके बाद से बिहार में राजनीतिक
राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ा खेल हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं बीजेपी की राजनीतिक रोटी पकती है। इनके षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना है। सीएम सोरेन ने जामताड़ा के कुंडित में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के ये लोग हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति कर आपस में उलझाते हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और तनाव फैले। सीएम सोरेन ने बगैर नाम लिए कहा कि ऐसे लोगों को बोरे में बंद कर गुजरात के समंदर में फेंकने की जरूरत है। 2-3 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ये सामंती लोग राज करने की फिराक में हैं। इसके साथ ही सीएम ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोगों से तैयार रहने का आह्वान किया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अब संताल, परगना और बिहार को मिलाकर अलग राज्य बनाना चाहते हैं। बीते 4.5 साल में उनकी सरकार ने जनता के लिए जो काम किया है वो विपक्ष ने 20 सालों में भी नहीं किया और आने वाले 50 सालों में भी नहीं कर सकेगा। सीएम ने कहा कि चुनाव आता देख केंद्र सरकार झारखंड में 1-1.5 लाख आवास का झुंझुना दिखा रही है। यहाँ 20 लाख लोगों को आवास मिलना है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बता दें कि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी महीने या फिर अगले महीने में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिससे पहले बीजेपी सरकार सवालों से घिरती दिखाई दे रही है। कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद अब 2 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने इन तीनों पार्टियों पर दशकों तक घाटी में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बीजेपी पहले के चुनावों में गठबंधन कर सरकार चला चुकी है। वहीं इशारों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान लगाकर नफरत का सामान बेच रही है। पीएम का ये बयान इस वक्त पर आया है जब खुद बीजेपी के ही कई नेता राहुल गांधी को लेकर नफरती बयान देने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये सब मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बीजेपी ही इसे पूरा करेगी। बता दें कि पिछले 6 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा कश्मीर दौरा है। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने पहले चरण की वोटिंग को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन उसी दिन हुई नवादा की घटना को लेकर पीएम मोदी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। पीएम मोदी हमेशा की तरह मौन है। जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद अभी तक पीएम का कोई बयान नहीं आया है, जिसके बाद से विपक्ष पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच एक ही मामले को लेकर आपस में भिड़ गई हों और फिर सीजीआई को मामला सुलझाना पड़ा हो। लेकिन दिल्ली के एक मामले में ऐसा ही हो गया है और ये मामला अब सुर्खियों में छाया हुआ है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब इसकी सुनवाई जल्द ही देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रिक्त क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग खंडपीठों ने अलग अलग अवमानना नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि अब सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ को करनी होगी। दरअसल ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. ओका की खंडपीठ की तरफ से दिए गए आदेश से पैदा हुआ। बता दें कि जून जुलाई के बीच जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली के रिक्त क्षेत्र में 422 पेड़ों को गिराने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई है। कोर्ट ने सड़क निर्माण के लिए दक्षिणी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में 422 पेड़ों को काटने की दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमति देने पर सरकार को फटकार भी लगाई थी। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए देश क्षेत्र में 1100 पेड़ों को कथित रूप से काटने के मामले में शीर्ष अदालत डीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही की सुनवाई कर रही थी। लेकिन इसी तरह की एक और अवमानना की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ कर रही थी। इस बीच 24 जुलाई को जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली अन्य पीठ ने जस्टिस ओका की पीठ की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर विचार करने और उस पर नोटिस जारी करने के न्यायिक औचित्य पर सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही है तो दूसरी बेंच को उसी मामले में सुनवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस गवई के न्यायिक औचित्य के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद छिड़ गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को मामले में दखल देना पड़ा और अब इस मामले में डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई कर